हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, विवाह बहुत पवित्र रिश्ता है। विवाह के जरिए एक पुरुष और एक स्त्री, ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्री जो पहले से एक परिवार में नहीं रहते हैं, दो अलग अलग परिवारों से आते हैं और एक साथ मिलकर जिंदगी जीते हैं। उन्हें न केवल एक दूसरे के शरीर पर हक होता है, बल्कि एक दूसरे की संपत्ति पर भी हक होता है। और इससे भी आगे, एक दूसरे के सहयोग से, संयोग से, संभोग से जो उनकी संतानें पैदा होती हैं, उन संतानों का भी उन दोनों पर और उन दोनों का उन संतानों पर बराबर हक होता है। यानी विवाह एक बहुत मजबूत संस्था है जो दो लोगों को एक साथ जीवन जीने का उपाय देती है, उन्हें एक दूसरे पर अधिकार देती है। लेकिन यदि कोई एक अपने इस अधिकार का दुरुपयोग करने लगे तो यह जानना, यह जांचना, यह पता करना जरूरी हो जाता है कि उनमें से एक का उनमें से दूसरे की शरीर पर, मन पर कितना अधिकार है। दोस्तों, एक मामला आया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने, जिसमें एक पति अपने खिलाफ लिखाई गई एफआईआर को निरस्त कराने की गुहार लगाया है। उसके खिलाफ उसकी पत्नी ने एक एफआईआर लिखवाई है, जिसके अनुसार उसका पति उसके साथ जब अंतरंग संबंधों में था, जब पति पत्नी अपने निजी संबंध में थे, तब वह उसकी रिकॉर्डिंग करता था, वीडियो बनाता था और इन वीडियोज को अपने एक चचेरे भाई और अपने कुछ दोस्तों को भेजता था। ऐसा करने में उसकी पत्नी की सहमति बिल्कुल नहीं थी। यहां तक कि पत्नी को पता भी नहीं होता था कि उसका पति उसके साथ यह क्रिया भी कर रहा है। उसके अंतरंग क्षण की जो वीडियो बना रहा है, उसको वह और लोगों को शेयर कर रहा है। यह उसकी पत्नी को नहीं पता था। जब उसे पता लगा तो उसकी पत्नी ने एफआईआर लिखवाई। अब यहां दो बातें हैं जो जानने लायक हैं कि क्या पति ऐसी वीडियो बनाकर किसी और को भेज सकता है, और क्या पति अगर ऐसा भेजता है तो उसके खिलाफ कोई कानून है। तो यदि हम नैतिकता और सामाजिकता की बात करें तो कहीं से भी पति को यह हक नहीं है। यूरोप के बहुत पुराने कानूनों के मुताबिक पति पत्नी को एक माना जाता था। इतना एक माना जाता था कि यदि किसी एक ने गुनाह किया तो दूसरे को फांसी पर लटकाने से यह मान लिया जाता था कि सजा पूरी हो गई। ईसा पूर्व में यूरोप में एक परंपरा चलती थी, जहां पति अपराध अगर करता था तो पत्नियां कोड़ा खाने भेजी जाती थी। बहुत लंबे समय तक पति पत्नी को एक मान करके यह व्यवस्था वहां चलाई गई थी। यहां तक कि उन दोनों को इतना एक माना जाता था कि यदि पति पत्नी की हत्या कर दे या पत्नी पति की हत्या कर दे तो उस पर कोई केस भी नहीं चलता था। भारत में भी अगर देखें तो हमारी प्राचीन परंपराओं में, कहानियों में पति को पत्नी पर इतना हक दिया गया है कि वे जब चाहें तब उनको घर से भगा दें, जंगल में भेज दें, बिना उनकी सहमति, अनुमति और इच्छा की परवाह किए अन्य पत्नी ला दें। इस तरह की तमाम कहानियां भारत के समाज में भी प्रचलित हैं और ये ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं, यानी सही घटनाएं हैं। वो काल्पनिक कहानियां भर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे महिलाओं की दशा में सुधार की बातें उठी, उन्हें अधिकार दिया गया। लेकिन दोस्तों, कहीं भी आप ऐसी परंपरा नहीं पाएंगे जहां की पत्नी से जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराने, जबरदस्ती अन्य लोगों से संबंध बनवाने या जबरदस्ती धोखे में रखकर उसके अंतरंग पलों को और लोगों से साझा करने का हक पति को रहा हो। ऐसी कोई सभ्यता नहीं पाई जाती है। जब उस पति पर यह मुकदमा दर्ज हुआ तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एफआईआर निरस्त कराने के लिए आवेदन किया। उसकी ओर से तर्क दिया गया कि पत्नी की शरीर पर पति का हक है। पत्नी की अंतरंगता और इज्जत पति के लिए है। पत्नी की लज्जा, पत्नी का यौवन, सब कुछ पति के लिए है। पति उसको जैसे चाहे अपने लिए वैसे उपभोग करे। इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कही है,
जो हिंदुस्तान अखबार में आज प्रमुखता से प्रकाशित है। मैं इसे पढ़कर सुना रहा हूं और फिर इसके बाद मैं कानून पर चर्चा करूंगा कि कानून इस संदर्भ में क्या कहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है और उसकी सहमति उसके व्यक्तिगत और अंतरंग जीवन के सभी पहलुओं में सर्वोपरि है। पति की भूमिका स्वामी या मालिक की नहीं है, बल्कि एक समान भागीदार की है जो उसकी स्वायत्तता और व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए बाध्य है। इन अधिकारों को नियंत्रित करने या इनका उल्लंघन करने का प्रयास चाहे जबरदस्ती, दुर्व्यवहार या अंतरंग विवरणों को बिना सहमति के साझा करने के माध्यम से हो, विश्वास और वैधता का घोर उल्लंघन है। विश्वास यानी पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास, और वैधता का मतलब कानून का घोर उल्लंघन है। अपनी पत्नी के साथ अंतरंग क्षणों का वीडियो सोशल मीडिया पर बिना पत्नी की सहमति के शेयर करने वाले पति पर उसकी पत्नी ने मिर्जापुर के चुनार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर पति ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि शादी से पति को उसकी पत्नी पर स्वामित्व या नियंत्रण नहीं प्राप्त हो जाता, न ही पत्नी की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार को कम करता है। याची ने अपनी पत्नी के साथ आंतरिक क्षणों को वायरल किया और चचेरे भाई को भी भेज दिया। ऐसा करके उसने वैवाहिक संबंध की शुचिता यानी पवित्रता को भंग किया है। पुरुषों के लिए इस मानसिकता को त्यागने का यह सर्वोच्च क्षण है कि पत्नी पति की जागीर होती है। पति की दलील है कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उसने वीडियो वायरल किया है को कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। यानी पति ने दो बचाव लिया है। एक तो कहा कि ऐसी कोई वीडियो हमने वायरल नहीं की है, और दूसरा कि उसने कहा था कि उसको हक है। तो इन दो आधारों पर उसकी याचिका खारिज की गई है। उसकी दोनों ही दलीलें नहीं सुनी गई है, क्योंकि अगर कोई वीडियो नहीं है तो इसको निर्धारित करने का काम हाई कोर्ट का नहीं है। वीडियो वायरल हुई है कि नहीं हुई है, FIR दर्ज है, पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेट करेंगे उनको यह जिम्मा है कि वो पता लगाएं। तो जो उन्होंने कहा कि हमने वीडियो वायरल नहीं की है, इसको दलील के रूप में इसलिए स्वीकार कर दिया गया कि आप सीधे हाई कोर्ट में जाकर यह नहीं कह सकते कि थाने में जो आप पर आरोप है वो झूठा है, थाने से रिपोर्ट आने दीजिए, या बहुत लंबा समय अगर बीत जाता है और बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे लगता है कि झूठा है, तब उसको झूठा माना जाता है। दोस्तों, यहां दो बातें बहुत सोचने वाली है। एक बात तो यह कि क्या पति भी अपनी पत्नी के साथ अंतरंग क्षणों की वीडियो वगैरह भेजने पर दोषी हो सकता है, और दूसरा कि जो न्यायालय ने कहा कि पति पत्नी को संपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, दोनों को अपनी सहमति के अनुसार ही कार्य करना है, क्या वहां तक विवाह में एक दूसरे को सहमति की स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए? क्योंकि देखिए, हमारे समाज में दिक्कत क्या हो रही है कि कहीं कोई एक अपराध अगर हो रहा है तो उस अपराध में जो पीड़ित या पीड़िता है उसको अधिकार और न्याय दिलाने के नाम पर इतना अधिक आत्यंतिक रूप से उसके पक्ष में बातें कर दी जा रही हैं कि यह सोचा नहीं जा रहा है कि अगर इतनी सारी शक्तियों का वो खुद दुरुपयोग कभी कर दिया तब क्या होगा। फिर से समझिएगा दोस्तों, निर्भया के साथ बलात्कार हुआ, उसके शरीर में सरिया डाल दिया गया, उस लड़की की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई। उसके साथ जो अपराध था वह तो हुआ, लेकिन उसके बाद पीड़िता को न्याय दिलाने के नाम पर, दोबारा ऐसे अपराध को रोकने के नाम पर जो कानून बना बलात्कार का, वो इतना बिना सोचे समझे बन गया, इतना एक तरफा बन गया कि अब दो में से एक घटना होती है। या तो वास्तविक बलात्कार जहां है उसमें से 80% घटनाओं में लड़कियों को मार दिया जा रहा है, और या फिर 80% के आसपास बलात्कार के झूठे आरोप आ रहे हैं। थानों तक और अदालतों तक बहुत कम आ रहे हैं, धमकी के रूप में फोन पर आते हैं, और यह धन उगाहने का एक उपाय हो गया है। यानी जब आप किसी एक को अधिकार देते हैं किसी एक खास प्रकार के अन्याय से बचने के लिए, तो उस समय आपको यह भी सोचना चाहिए कि क्या उस अन्याय से बचाने के लिए इतने ज्यादा अधिकार की जरूरत है, और क्या जितने अधिकार इसको हम दे रहे हैं इससे यह स्वयं अगर अन्याय करना चाहे तो कहीं यह दूसरे तरफ से अन्याय करने का उपाय न हो जाए। इस मामले में न्यायालय महोदय ने जो टिप्पणी की है कि पत्नी की सहमति हर मामले में सर्वोच्च है, उसकी स्वायत्तता, उसके व्यक्तित्व, ये इसकी जो सर्वोच्चता उन्होंने निर्धारित कर दी है।
अब यहां मामला क्या था कि घटना उन दोनों के बीच की थी और ये बाहर भेजी गई थी। जब बाहर भेजी गई तब तो पत्नी की स्वायत्तता स्वतंत्रता की बात आत्यंतिक हो जाए, या पत्नी ऐसा करे तो पति की स्वतंत्रता स्वायत्तता की बात आत्यंतिक यानी एकदम अंतिम शर्त के रूप में लगा दी जाए, यह तो बिल्कुल वाजिब है। लेकिन न्यायाधीश महोदय यह नहीं कह रहे हैं कि तीसरे को भेजने के लिए, वो कह रहे हैं कि उनके आपस के सभी संबंधों में वे एक दूसरे की संपत्ति नहीं है, यानी सबकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता अपरिहार्य है। तो इसी तरह की व्याख्या तब दिक्कत कर देती है जब उन दोनों में जो जीवन का उद्देश्य पूरा करना है, यानी जो सहजीवन जीने की शर्त है, उसमें मतभेद हो जाए। एक कहेगा हम उत्तर जाएंगे, दूसरा कहेगा हम दक्षिण जाएंगे। अब आपने तो कह रखा है कि कोई किसी के साथ जो है जब तक सहमत न हो तब तक कोई व्यवहार नहीं कर सकता, तो फिर यह जो स्वतंत्रता है यह विवाह के बंधन को कमजोर करती है। यहां पारस्परिक सहमति का ख्याल करने का भी सिद्धांत आता है। हां, इस मामले में पति ने जो हरकत की है, जिसका भी अभियोग है, यदि वह सही पाया जाता है, यदि उसने ऐसा किया है, तो यह सामाजिक, नैतिक और विधिक तीनों रूप से अपराध है, पाप है, दंडनीय है। सामाजिक और नैतिक रूप से तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। आपराधिक रूप से कहां है? बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 में जो आईपीसी की धारा 354C के समान है, एक अपराध लिखा है जिसका नाम है वेवरिज्म, यानी दृश्य रतिकता, यानी अश्लील चीजें देखना। और यहां अश्लील चीजें देखने का मतलब है कि किसी महिला को देखना, उसकी फोटो देखना नहीं, किसी महिला को देखना या उसे दिखाना, ये दोनों ही अपराध है। पति द्वारा अपनी पत्नी को एकांत में बिना उसकी सहमति के भी देखना अपराध नहीं है। लेकिन पति यदि उसकी वीडियो बना करके और लोगों को भेजता है और इसमें पत्नी की सहमति नहीं है, तो यह इस धारा के अधीन अपराध है। मैं इसे पढ़ देता हूं। ऐसा कोई पुरुष जो कोई किसी प्राइवेट कृत्य में लगी महिला को, जो उन परिस्थितियों में जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एक तक देखेगा, या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा, तो यहां पति उस कृत्य में लिप्त है और वो खुद फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, या उस चित्र को प्रसारित करेगा। जैसे एक जगह कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, ठीक है, उसको उसने सहमति दे रखी है, अब वो उसकी फोटो खींच रहा है, इस पर भी सहमति है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस फोटो को भेजा तो प्रसारित करने की बात आ गई। यानी जहां तक महिला की सहमति है वहीं तक। विवाह बंधन में चूंकि पति पत्नी है तो हमेशा के लिए इन चीजों के लिए सहमति मानी जाती है, लेकिन अन्य लोगों के लिए सहमति तभी होगी जब वो सहमति दे, क्योंकि यहां पर आरोपी पति है, तो उसकी इच्छा हो या न हो उसकी वीडियो बना लेना अपराध नहीं है, लेकिन जब उसको भेजेगा तब अपराध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भेजने के लिए उसकी सहमति नहीं है। पति पत्नी होने के नाते एक साथ रहने, एक दूसरे को देखने, एक दूसरे की तस्वीर लेने तक की सहमति मानी जाएगी, प्रकल्पित है, लेकिन उसके आगे नहीं। यहां पर पति ने प्रसारित किया है तो इसलिए उस पर अपराध का अभियोग लगेगा और साबित होने पर उसे दोषी ठहराया जा सकेगा। उस चित्र को प्रसारित करेगा प्रथम दोष सिद्धि पर, यानी पहली बार ऐसा अपराध करने पर, दोनों में से किसी भांत की कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और दूसरी बार या उससे अधिक बार दोषी पाए जाने पर किसी भांत के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी और जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो ऐसा कोई न समझे कि उसका किसी महिला से जिससे विवाह हुआ है वो उसकी इस तरह से संपत्ति बन गई है कि उसे भरे बाजार नंगा कर दे, नीलाम कर दे, इतना हक पति को नहीं है। हां, यह कह देना कि दोनों को एक दूसरे की सहमति का संपूर्ण इंतजार करना और बिना सहमत हुए एक दूसरे पर कोई हक न रखना, यह विवाह संबंध को कमजोर करने वाला भी हो सकता है। यानी किसी एक के पीड़ित होने पर उसको न्याय दिलाने के नाम पर उसको विवाह से बाहर तक जाने की स्वायत्तता भी नहीं दी जानी चाहिए, और विवाह में रहते हुए किसी को इतना एकाधिकार भी नहीं मिलना चाहिए कि वह दूसरे की निजता का, गरिमा का, स्वतंत्रता का, उसकी लज्जा का
अनादर कर दे। कानून को संतुलित होने की जरूरत है, संतुलित रखने की जरूरत है और समाज में लोगों को संतुलित रहने की जरूरत है। पति पत्नी का रिश्ता या किन्हीं भी दो लोगों का रिश्ता जिनको एक साथ रहना है, वो बाहर से मशीनी तरीके से नहीं चलाया जा सकता जब तक कि वे आपस में एक दूसरे से जुड़कर नहीं रहेंगे। आपस में जुड़ने के बहुत सारे उनके कारण होते हैं। एक दूसरे से प्रेम और लगाव तो एक कारण होता ही है। अलग जाने पर समाज में अपमान होगा, यह दबाव भी उनको एक साथ रखता है। लोग इसे अच्छा नहीं मानेंगे, यह दबाव भी एक कारण रखता है। अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा के हम जो दुराचरण कर रहे हैं, इसे समाज में नहीं अच्छा माना जाएगा। इन तमाम चीजों का दबाव होता है और ये छोटे छोटे जो सामाजिक उपाय हैं जो अब तक रहे हैं, ये बड़े उपयोगी रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।